आज किसान आंदोलन के 50 दिन पूरे हो गए हैं, इसलिए शुरुआत इसी बड़ी खबर के साथ। और 50 दिनों से देश में किसान आंदोलन को लेकर सियासी घमासान भी मचा हुआ है। किसान लगातार अपने आंदोलन को तेज करने की बात कह रहे हैं। 26 जनवरी पर ट्रैक्टर परेड का दावा उन्होंने कर दिया है। सरकार पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। खबर है कि कल सरकार और किसानों के बीच जो प्रस्तावित अगले दौर की बातचीत थी वो होगी। इस मीटिंग से पहले एक और आज महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ। आज उस 4 सदस्यीय कमेटी के एक महत्वपूर्ण मेंबर ने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर लिया, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया था। तो क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रयास विफल हो जाएगा समझौता कराने का? आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। किसान के हितों की मांग करते हुए शुरू हुआ किसान आंदोलन अब धीरे धीरे किसानों की जिद का आंदोलन बनता जा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान 50 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की अब भी मांग बरकरार है कि सरकार तीनों कृषि कानून को रद्द करे। किसानों के साथ बातचीत में सरकार ने कानून में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसानों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने किसानों के साथ बातचीत के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया, लेकिन किसानों ने इस कमेटी को भी खारिज कर दिया है। किसानों से बातचीत के लिए बनी इस कमेटी से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र मान सिंह ने भी नाता तोड़ लिया। भूपेंद्र मान ने अपने लिखित बयान में ये कहा, सुप्रीम कोर्ट का मैं बेहद शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों पर किसान संगठनों से बातचीत करने के लिए 4 सदस्यीय कमेटी में शामिल किया। एक किसान और बतौर यूनियन नेता किसान संगठनों और लोगों के मौजूदा विचारों को देखते हुए मैं ऐसे किसी पद को त्याग करने के लिए तैयार हूं जो पंजाब और देश के किसानों को मंजूर नहीं है। मैं कमेटी से अपने आप को हटा रहा हूं और मैं हमेशा अपने किसान और पंजाब के साथ ही खड़ा रहूंगा। दूसरी तरफ किसान आंदोलन को तेज करने की जुगत में लगे हैं। किसान लगातार गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी कर रहे हैं। जो 26 तारीख का आपने बताया, अभी हमारी 15 तारीख को उधर मीटिंग है। उसके बाद इसका जो भी रोड प्लान होगा वो बाद में किया जाएगा। 26 तारीख को क्या रोड मैप होगा, कैसे चलना है, कहाँ रुकना है, वो 15 तारीख की जो संयुक्त राष्ट्र उधर मीटिंग के बाद संयुक्त राष्ट्र की मीटिंग 17 तारीख को होगी। अभी फाइनल नहीं हुआ, तो तभी उसमें फैसला लेके भी क्या किया जाएगा, कैसे चला जाएगा। ट्रैक्टर परेड को लेकर चल रहे कयासों के बीच किसान नेता बलबीर सिंह ने किसानों के नाम खत भी लिखा, जिसमें शांति की अपील की गई। राज्यपाल ने अपने खत में किसानों से शांतिपूर्ण आंदोलन की बात कही है। साथ ही उन लोगों की निंदा भी की जो ट्रैक्टर परेड के नाम पर भड़काऊ बातें कर रहे हैं और बैरिकेड तोड़ने के लिए ट्रैक्टरों को मॉडिफाई करवा रहे हैं। इसी सियासी गहमागहमी के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि किसान आंदोलन से देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। चीन से नाराज कई कंपनियां भारत आना चाहती थी, लेकिन आंदोलन के कारण वो भारत नहीं आ पा रही हैं। किसान आंदोलन के कारण वो इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो तो हम इन्वेस्टमेंट लाएं, क्योंकि चाइना से लोग अपनी इंडस्ट्री हटाकर और ऐसे देश में लाना चाहते हैं जहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा हो। तो हमारे देश में बहुत बड़ा एक बाजार है, तो लोग यहाँ पर इंडस्ट्री डालने के लिए आतुर हैं, पर इस प्रकार के आंदोलन हमारे देश के विकास को रोक रहे हैं। अब पूरे देश की निगाहें सरकार और किसानों के बीच होने वाली बैठक पर टिकी है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान कब निकलेगा। तो दिल्ली में किसान आंदोलन की खबर सुर्खियों में रही, तो मुंबई में सरकार के एक मंत्री अपने दामाद की वजह से विवादों में घिरे हैं। हम बात कर रहे हैं नवाब मलिक की। मलिक के दामाद समीर खान पर गंभीर ड्रग्स रखने के आरोप लगे हैं। एनसीपी और शिवसेना इसे बदले की कार्रवाई बता रहे हैं, तो बीजेपी अब नवाब मलिक का इस्तीफा मांग रही है। मुंबई के बॉलीवुड से शुरू हुआ ड्रग्स का जंजाल अब महाराष्ट्र के सियासतदानों की मुश्किलें बढ़ा रहा है।
एनसीबी ने ड्रग्स केस में महाराष्ट्र के महाआघाड़ी सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया है। समीर को मेडिकल जांच के बाद अदालत में पेश किया गया। दरअसल एनसीबी ने कुछ दिनों पहले करण सजनानी नाम के एक बड़े ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 200 किलो गांजा बरामद हुआ था। उससे पूछताछ में कई लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से एक नाम सामने आया समीर खान का। समीर खान जो कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद हैं, उन्हें एनसीबी ने बीती रात गिरफ्तार किया है। सबसे पहले उन्हें समन जारी किया गया था। समन जारी करने के बाद एनसीबी ने उनसे लंबी पूछताछ की और लंबी पूछताछ करने के बाद बीती रात उन्हें गिरफ्तार किया। और गिरफ्तारी के बाद उनके घर और दफ्तर पर एनसीबी की टीम ने जाकर जांच की है, सर्च किया है और वहां से अपनी रिपोर्ट लेकर टीम निकली है। लेकिन साथ ही साथ करण सजनानी, समीर खान और राहिला, इन्हें मेडिकल के लिए ले जाकर उसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया होगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा और समीर खान की कोर्ट में पेशी के बाद एनसीबी उनका रिमांड की मांग करेगी। एनसीबी की माने तो समीर खान भी ड्रग्स का सेवन करते थे और इसी को लेकर एनसीबी ने गिरफ्तारी के बाद समीर खान के घर की तलाशी भी ली। कल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समीर खान को अरेस्ट कर लिया था। हम फिलहाल बांद्रा के लामोर बिल्डिंग के बाहर हैं, जहां पर समीर खान का घर और ऑफिस दोनों हैं। सेकंड फ्लोर पर समीर खान का घर है। कल समीर खान को एनसीबी ने अरेस्ट कर लिया था। उन पर आरोप है कि 9 जनवरी को एक बड़ा ड्रग सप्लायर करण सजनानी को एनसीबी ने अरेस्ट किया था। उसको फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है समीर खान के करण सजनानी के साथ दिखे थे और काफी बार ये ट्रांजैक्शंस हुए थे। अब ये ट्रांजैक्शंस क्यों हुए थे, इसके पीछे वजह क्या थी, इन सब की जांच जो है वो एनसीबी कर रही है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक एनसीबी को समीर खान के खिलाफ ड्रग्स के लेन देन और सेवन से जुड़े सबूत मिले हैं। गिरफ्तार ड्रग पैडलर करण सजनानी और समीर खान के बीच पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई है। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री के दामाद का नाम आते ही महाराष्ट्र में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी तेज हो गई है। एनसीबी ने समीर खान को कल गिरफ्तार किया था। दामाद की गिरफ्तारी के बाद नवाब मलिक ने मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए लिखा कि कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है और सभी के लिए कानून समान है। कानून अपना काम कर रही है। मुझे कानून व्यवस्था पर विश्वास है और न्याय की उम्मीद है। ड्रग्स केस में समीर का नाम आने के बाद एनसीपी अपने नेता के बचाव में उतर चुकी है। एनसीपी का कहना है कि जरूरी नहीं कि जो काम दामाद ने किया है उसके लिए ससुर को जिम्मेदार ठहराया जाए। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने गिरफ्तारी पर केंद्र को निशाने पर लिया तो एनसीपी ने इसे बदले की कार्रवाई बताया। He is son-in-law of Mr. Nawab Malik. So son-in-law has made any mistake or not, that is under investigation. They will find it about it. We have no objection to that. But it doesn't affect Mr. Nawab Malik because it is a different family. लेकिन बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने नवाब मलिक से नैतिक आधार पर इस्तीफे की मांग कर दी है। ठाकरे सरकार के नेता मंत्री क्या क्या धंधे करते हैं। अब नवाब मलिक के दामाद ड्रग्स के मामले में अब उनका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उसके बाद में भी न उद्धव ठाकरे जी न शरद पवार एक शब्द नहीं बोल रहे। ऐसे मंत्री को पद पर रहने का अधिकार नहीं है। सवाल ये कि समीर खान के जरिए एनसीबी की कोशिश महाराष्ट्र में सफेद पोशों तक पहुंचने की है। फिलहाल जांच जारी है और राजनीति भी। बीजेपी के पास भी अब एक अरविंद है। ये अरविंद केजरीवाल नहीं, ये दूसरे अरविंद है, अरविंद शर्मा, जो एक आईएएस अधिकारी रहे परसों तक। अचानक इन्होंने इस्तीफा दिया और अब इनकी राजनीति में एंट्री हो गई है। यूपी बीजेपी में आज अरविंद शर्मा ने अपना बीजेपी को ज्वाइन किया और लखनऊ के बीजेपी ऑफिस में वो आज सुबह सुबह दिखाई दिए। अब कयास ये है कि शर्मा जी को यूपी कैबिनेट में यानी योगी सरकार में एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाले दिनों में मिल सकती है। भारत माता की, भारत माता की। साहिब के लिए आईएएस अधिकारी शर्मा जी नेता बन गए। 4 दिनों पहले तक अरविंद शर्मा नौकरशाह हुआ करते थे। जॉइंट सेक्रेटरी का ओहदा था। मोदी सरकार के लिए पर्दे के पीछे से काम करते थे और रणनीतियां बनाते थे। लेकिन अब वक्त पर्दे के पीछे से निकलने का आ गया था। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जो जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना
ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। और इस बात के लिए मैं माननीय मोदी साहब के प्रति और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति और पार्टी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ। आभार जताया, बीजेपी के लिए उद्गार व्यक्त किए और ऐलान कर दिया कि एक सिपाही की तरह वो पार्टी के लिए काम करते रहेंगे। इस मौके के मायने खास थे, लिहाजा बीजेपी के सिपाहियों की लिस्ट में एक नए नौकरशाह की एंट्री कराने के लिए डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के साथ पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद थे। आज जो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश के मऊ में जन्मे श्री अरविंद कुमार शर्मा जी गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। आपको बता दें कि अरविंद शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। पीएम मोदी के विश्वास पात्र अधिकारियों में से हैं। तेज तर्रार नौकरशाह माने जाते हैं। मूल रूप से यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं। मोदी के साथ सीएम ऑफिस और पीएम ऑफिस में रहे। अभी पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी थे। वीआरएस लेकर राजनीति में आए हैं। राजनीति में संकेतों का बड़ा महत्व है। यूपी की सियासत में अरविंद शर्मा की एंट्री को एक ब्यूरोक्रेट के नेता बनने की कहानी समझने की भूल मत करिएगा। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि सत्ता की बाजी रखने के लिए कौन से मोहरे कहां फिट करने हैं। साल 2022 की शुरुआत में यूपी में चुनाव है और बीजेपी हर हाल में ये चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन उससे भी जरूरी है सत्ता संतुलन, और इसीलिए मोदी ने यूपी की पॉलिटिक्स में अरविंद शर्मा पर भरोसा जताया है। ये अरविंद शर्मा तब से नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। साथ का पंच में वक्त ब्रेक के उस पार बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस में शैलजा के सुरों की, जिन्होंने अब एक तरीके से रण छेड़ दिया है मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ। बात हरियाणा के सियासी घमासान हैं। हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के सुर से सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी सरकार के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं और ऐसी स्थिति में हरियाणा में कुछ भी हो सकता है, यानी खट्टर सरकार खतरे में है। और शैलजा के इस बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कांग्रेस को ही सावधान रहने की नसीहत दे दी। यहाँ की स्थिति को ये सरकार को समझना चाहिए कि लोग जब उनसे दूर हो जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। हरियाणा में एक बार फिर सियासी पारा गरमाया हुआ है और इस सियासी पारे के बढ़ने की वजह है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का ये बयान। हरियाणा जो कि एक कृषि बाहुल्य प्रदेश है, यहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी से दूर जा चुके हैं और इस बात को बहुत से विधायक हैं जो समझते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष पार्टी के हों, चाहे इनके सहयोगी पार्टी के हों, चाहे जो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं वो हों। तो स्थिति जैसी भी है, लेकिन बात यह है कि आज पूरा हरियाणा इस भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली से, इनकी किसान मजदूर विरोधी नीतियों से एकदम नाखुश है। कुमारी शैलजा ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि हरियाणा सरकार के कई विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। इन विधायकों की लिस्ट में बीजेपी और बीजेपी की सरकार में सहयोगी पार्टी जेजेपी और निर्दलीय विधायक शामिल हैं। इस खुलासे के बाद हरियाणा में एक बार फिर सरकार गिराने और बनाने की चर्चा गर्म हो गई, जिसके बाद बीजेपी तुरंत एक्शन में आ गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सावधान रहे, बीजेपी को अच्छे से पता है कि कौन किसके संपर्क में है। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। अब ये उनको पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके कांटेक्ट में हैं, जरा सावधान रहें, इतना ही मेरा कहना है। दिल्ली बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा से हैं और कांग्रेस का कहना है कि केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नीतियां किसान विरोधी हैं और इससे हरियाणा में बीजेपी सरकार अपना भरोसा खो चुकी है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है।
हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी के मुखिया दुष्यंत चौटाला ने 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के हवाले से खबर है कि दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी के साथ 1 घंटे चली बैठक में किसान आंदोलन और हरियाणा के दूसरे कई मुद्दों पर चर्चा की। हरियाणा का सियासी समीकरण ऐसा है कि जेजेपी के समर्थन के बिना खट्टर सरकार खतरे में पड़ जाएगी। आज इस साल के पहले हिंदू पर्व यानी मकर संक्रांति का दिन है। आप सबको उसकी शुभकामनाएं। लेकिन इस मौके पर बिहार की राजनीति में जब तक लालू यादव का दबदबा था तो हर साल एक तस्वीर दिखती थी उनके घर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा वाले भोज की। लेकिन आज कई सालों से जब लालू सक्रिय राजनीति से दूर हैं, जेल में हैं, अपने परिवार से दूर हैं, ऐसे में जेल की सजा काट रहे अपने पिता की कमी को पूरा करने का काम तेज प्रताप यादव ने किया, पूरी तरह लालू की लाइन पर चलते हुए। अंदाज बिल्कुल लालू यादव की तरह, और इस अंदाज को बारीकी से समझने के लिए इन दोनों तस्वीरों को देख लीजिए। पहली तस्वीर तब की है जब लालू यादव बाहर होते थे और मकर संक्रांति के दिन घर पर दही चूड़ा का भोज कराया करते थे। लालू जेल में है तो उनकी परंपरा को उनके बड़े सुपुत्र तेज प्रताप आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल वही स्टाइल है जैसा लालू प्रसाद यादव का देखा जाता था, बिल्कुल उसी स्टाइल में दे रहे हैं, उसी स्टाइल में दे रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और बिहार में दही चूड़ा के भोज का महत्व इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि इसी भोज पर सरकारें बनती और बिगड़ती तक हैं। पिछले कई दिनों से बिहार की राजनीति में टूट फूट की आशंका जाहिर की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि मकर संक्रांति यानी आज के बाद किसी भी दिन बिहार की राजनीति में भूचाल आ सकता है। और फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे भारत की बात में डर कर ममता गठबंधन पर आई। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।